हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनएमआर। और आज इस लेक्चर के थ्रू आप सीखोगे कि नंबर ऑफ़ सिग्नल्स जो है वो एनएमआर में किस तरह से निकाले जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ़ सिग्नल्स इन एनएमआर। ठीक है, एनएमआर में आप सिग्नल्स जो है वो किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए, जहाँ तक हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है, ठीक है, वहाँ पे हमने इथेनॉल का स्पेक्ट्रा स्टडी किया था। तो आपको अभी तक थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन तो सिग्नल्स के रिगार्डिंग मिल चुकी है, ठीक है, कि वन एच एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास, ठीक है, जितने भी सिग्नल आएंगे, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, जितने भी सिग्नल्स होंगे हमारे पास दैट मीन्स हमारे पास उतने ही तरह के हमारे पास प्रोटॉन्स जो है वो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, आप एक सैंपल लोगे, ठीक है, और उस सैंपल के ऊपर जो है हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम उसकी प्रेजेंस में रख देंगे। ठीक है, हम सैंपल लेंगे और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंस में रख देंगे। अगर तो हमारे सैंपल के सारे प्रोटॉन जो है वो एक ही एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है, अगर सारे के सारे प्रोटॉन एक ही एनवायरनमेंट में हो तो सारे के सारे जो है वो एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है हमारे पास। यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब हमारे पास एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड, जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उन आपके पास जो आप सैंपल के ऊपर जो है वो गिराने जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस जो पड़ेगा सभी का, ठीक है, उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो सभी के ऊपर जो है वो डिफरेंट पड़ेगा ड्यू टू दी शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, जिसके जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और शील्डिंग एंड डीशील्डिंग जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो भी डेफिनेटली आपको एग्जाम से पूछा जाएगा। तो देखिए, अब सीधी सी बात है कि जब हमारे पास शील्डिंग डीशील्डिंग डिफरेंट हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो एनवायरनमेंट है हमारे पास, ठीक है, जो डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास सैंपल के अंदर, उनका एनवायरनमेंट सभी का डिफरेंट है। जब एनवायरनमेंट सभी का डिफरेंट है तो जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो एब्जॉर्प्शन करने वाले हैं वो सेम नहीं रहेगी, वो अलग अलग होगी। दैट मीन्स हमारे पास सिग्नल जो है वो अलग अलग आएंगे। तो हर एक सिग्नल का मतलब क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट तरह का प्रोटॉन जो है वो उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे वहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने तरह के जो है वो डिफरेंट प्रोटॉन्स जो है वो किसी सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आज इस लेक्चर के थ्रू हम यही सीखेंगे कि हमारे पास जो है वो केमिकल एनवायरनमेंट अलग होने की वजह से हमारे पास कितने अलग अलग तरह के प्रोटॉन्स जो है वो किसी सैंपल के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन याद क्या रखना है, याद आपने ये रखना है कि हमारे पास जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे किसी भी सैंपल के वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो देखिए, नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स इन वन एच एनएमआर क्या बताएगा हमारे पास कि हमारे पास हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब देखिए, कोई भी सैंपल होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास दो तरह के प्रोटॉन्स हो सकते हैं। पहले होते हैं आपके पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, सेकंड होते हैं हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे प्रोटॉन्स जो भी हमारे पास किसी सैंपल के अंदर होंगे वो सारे के सारे जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटॉन्स हो जो एक ही एनवायरनमेंट में हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोटॉन्स जिनका हमारे पास एनवायरनमेंट जो है वो सेम होता है उनको हम बोलते हैं हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन्स विच हैव आइडेंटिकल एनवायरनमेंट, मतलब जिनका एनवायरनमेंट एक जैसा है, ठीक है, जो मतलब एक जैसे होंगे बिल्कुल, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और जिनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये दो टर्म याद रखनी है कि हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं और नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर प्रोटॉन्स एक ही एनवायरनमेंट में होंगे, सभी का एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अगर वो अलग अलग एनवायरनमेंट में होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज योर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे वो सारे के सारे जो है आपके पास एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट होंगे तो सारे के सारे एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे, दैट मीन्स हमारे पास एक ही सिग्नल आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे मतलब वो अलग अलग एनवायरनमेंट में, जैसे हमारे पास इथेनॉल में था, ठीक है, तीनों प्रोटॉन्स अलग अलग एनवायरनमेंट में हैं, तभी हमारे पास जो है उनके लिए सिग्नल्स भी अलग अलग आए, इसलिए हमारे पास इथेनॉल में तीन सिग्नल्स आए थे। लेकिन अगर सारे के सारे प्रोटॉन्स एक ही एनवायरनमेंट में होते इथेनॉल के तो उनके लिए सिग्नल आपके पास एक ही आता। ठीक है, तो वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ड्यू टू शील्डिंग एंड डीशील्डिंग हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं उनका आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो उन प्रोटॉन्स के ऊपर देखने को मिलेगा। अब आपने नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड पड़ने जा रही है वो बराबर पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे दे आर आल्सो योर केमिकली इक्विवेलेंट। मतलब जैसे मान लो अगर हमारे पास कुछ प्रोटॉन्स एक ही एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है, अगर हमारे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट के ऊपर हैं तो जो आप मैग्नेटिक फील्ड वो जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है, वो भी आपके पास उनके लिए सेम ही रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे? जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो हमारे पास केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। तो अब देखिए, नेक्स्ट चीज़ ये है हमारे पास कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से प्रोटॉन जो है वो एक ही एनवायरनमेंट में है, कौन से प्रोटॉन हमारे अलग अलग एनवायरनमेंट में है। तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी?
दैट इज़ देखिए अब हमें क्या करना है, हमें करना है टेस्ट फॉर द इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब मुझे ये बताना है कि अब कौन से दो प्रोटॉन्स जो है मेरे पास वो सेम होंगे, कौन से दो प्रोटॉन्स मेरे पास अलग हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो ही मेथड हैं आपके पास। ठीक है, दो मेथड से आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। पहला जो हमारा मेथड होगा, ठीक है, दैट विल भी आपने क्या करना है, सिमेट्री एलिमेंट दिखने हैं। ठीक है, लुक फॉर सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज योर लुक फॉर दी सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, जो आपके सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, शायद आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा ऑलरेडी सॉलिड स्टेट्स के अंदर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास होते हैं दैट विल बी योर रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, सेकंड जो हमारा मेथड है दैट इज़ योर रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, हम इन दोनों को स्टडी करेंगे कि हमारे पास कैसे हैं, और इन दोनों के थ्रू जो है हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास कौन से हमारे प्रोटॉन्स जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो मैं पहला जो आपका मेथड है, ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स वाला, इसको यूज़ करता हूँ, पहले वाला मेथड आपका। ठीक है, मान लो कि मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग आउट प्रोपेन। ठीक है, मेरे पास प्रोपेन मॉलिक्यूल है, दिस इज़ योर CH3। ठीक है, ये आपके दो प्रोटॉन्स आ गए बीच वाले, और उसके बाद ये आपका CH3 आ गया। अब देखिए सिमेट्री एलिमेंट्स आपके पास दो तरह के हैं, जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। पहला होता है आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकंड जो होता है हमारे पास दैट इज़ योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन दोनों का हम यूज़ करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि हम जो है आपके पास रोटेशन देते हैं। ठीक है, हम रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो कन्फिग्रेशन है वो एक जैसी है या नहीं है। ठीक है, सिमिलरली प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी देखेंगे कि हम प्लेन्स के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्शन देखेंगे उनकी, कि हमारे पास जो है वो मिरर इमेजेस बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में आपके पास मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम यूजिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ से आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री की होती है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगी। मतलब इन दोनों के थ्रू हमें क्या करना है, या तो मैंने रोटेशन देनी है, इसमें रोटेशन होगी, इसमें आपकी रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, देखो रोटेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास मान लो जैसे आपके पास ये पेंसिल है। ठीक है, इस तरह से आप इसको रोटेट कर दो किसी मॉलिक्यूल को। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से आप इसको रोटेट करते जाओ। ठीक है, ये आपकी रोटेशन हो गई। ठीक है, घुमाना मतलब इज योर रोटेशन। ठीक है, अब देखिए घुमाने के भी आपके पास जो है वो ट्रेड करने के भी आपके पास एंगल्स होते हैं ना। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं 360 डिग्री एंगल, मतलब पूरा का पूरा जो है वो इस तरह से घुमाऊँ गोल, तो आपके पास 360 डिग्री का एंगल मिलेगा। ठीक है, हाफ तक घुमाओ, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक घुमाओ, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, पूरा घुमा दो 360 आ जाएगा। तो अब आपने यही चीज़ अप्लाई करनी है यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखो अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। ठीक है, मान लो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे है, अब मैं रोटेशन कर रहा हूँ 180 डिग्री के एंगल से। तो देखिए 180 डिग्री का एंगल कब मिलेगा, जब मैं इसको रोटेट करूँगा। 180 डिग्री का एंगल आपको तब मिलेगा जब मैं इसको यहाँ से घुमाऊँ। ठीक है, अब ये 90 के ऊपर आ चुका है, सिर्फ इस पे फोकस करना है आपने। ठीक है, दिस इज़ योर 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। ठीक है, परपेंडिकुलर आने में 90 डिग्री, उसके बाद और घुमाऊंगा, दिस इज़ योर 180 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके इस पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो एंगल लगा दैट इज़ कॉल्ड एज योर 180 डिग्री, और इसको मैं पूरा घुमा दूंगा ऐसे, दिस इज़ योर 360। अब यही चीज़ आपने क्या करनी है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करनी है। तो मान लो ये जो मेरे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, सपोज ये वाला प्रोटॉन मेरे पास ये वाली साइड का है। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन जो है इसकी जो मिथाइल ग्रुप है इसको मैं अब यहाँ पे से इस साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसको घुमाओ थ्रू 180 डिग्री, घुमाऊंगा इसको मैं। अब ये 90 के ऊपर आ चुका है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, अब इसको फर्दर घुमाओ, ये 360 पे आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपके पास रोटेट करने के बाद। मतलब क्या हुआ कि ये जो मिथाइल ग्रुप था ये रोटेट होने के बाद यहाँ चला जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी यही होगा ना, आप इसको घुमाओगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से घुमाओगे घुमाओगे घुमाओगे, अब ये बैक साइड में आ जाएगा, मतलब ये घुमाने के बाद यहाँ जाएगा, ये वाला घुमाने के बाद इधर चला जाएगा। ठीक है, यही चीज़ होगी। अब ऐसा करो, आप अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, आंखें बंद कर लिया आपने। अब मैं आपको बोलता हूँ, अब ये रोटेशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इनकी देखो इनकी नंबरिंग नहीं की, ये 1 है ये 2 है, एक मिथाइल ग्रुप आपका 1 है, एक मिथाइल ग्रुप आपका 2 है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको रोटेट करो। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और इसको रोटेट कर दो थ्रू 180 डिग्री। जब आपने इसको रोटेट किया थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, अब अपनी आंखें खोलो और मुझे बताओ कि कौन सा मिथाइल ग्रुप 1 है, कौन सा मिथाइल ग्रुप 2 है। ठीक है, अगर आपने अपनी आंखें बंद की होंगी तब आप मुझे नहीं बता सकते कि कौन सा मेरा मिथाइल ग्रुप 1 है, कौन सा मिथाइल ग्रुप 2 था, क्योंकि दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप तो एक जैसे ही हैं। और जब आपने रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद वो है सेम पोजीशन के ऊपर आ गए। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको जैसे वो रोटेट किए ही नहीं है आपने, लेकिन मैंने उनको रोटेट किया हुआ है। ठीक है, सपोज अगर ये मेरे पास 1 है, दिस इज़ योर 2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रोटेट करूँ, ठीक है, इफ़ आई एम रोटेटिंग दिस थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये तो ऐसा रहेगा ना, क्योंकि मैं इसके विद रिस्पेक्टिव में घुमा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा मेरे पास CH2, ये दोनों घूमने वाले हैं। तो घूमेंगे किस तरह से, ये CH3 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब
अब मेरे पास ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपनी आंखें बंद की होगी तो आपको नहीं पता कि ये वाला 2 है या 1 है, कौन सा है, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं आपके पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है। जब आप रोटेशन दोगे, रोटेशन कर देने के बाद आपको नहीं पता लग रहा है कि मैंने किसको घुमाया था, कौन वहाँ कहाँ पे है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि आपके पास आफ्टर रोटेशन थ्रू, ठीक है, किसी भी एंगल से जब आप रोटेट कर रहे हैं उसको, ठीक है, यूजुअली आपके पास 180 डिग्री की रोटेशन होगी, ठीक है। 360 की बात नहीं करेंगे, 360 से घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली ये यहीं पे पहुंच जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो जब हम रोटेशन देंगे आफ्टर रोटेशन, अगर हमारे पास जो है आपके पास आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन आ जाए, ठीक है, क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, मतलब देखो जो ये चीज़ है वही आपके पास ये है, ठीक है, सेम। ऐसा नहीं कि रोटेट करने के बाद इस मिथाइल ग्रुप को इसके परपेंडिकुलर ले आओ, ठीक है, जैसा है वैसा ही लेके आना है। लेकिन अब आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा मिथाइल ग्रुप 1 है, कौन सा मिथाइल ग्रुप 2 है, ठीक है। ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोटॉन्स है दे आर केमिकली इक्विवेलेंट, मतलब एक जैसे हैं। अब देखिए सिमिलरली ये जो मेरे पास दो के दो प्रोटॉन्स जो है मेरे पास, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप के ऊपर CH2 वाले के, ठीक है, ये भी आपस में जो आते हैं एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर मैं इनको रोटेट करूँ, ठीक है, देखिए ये चीज़ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो अगर मैं इस तरह से घुमाता हूँ अब, ठीक है, थ्रू दिस एक्सिस, ठीक है, अगर इस तरह से घुमाऊँ तो ये प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा, ये प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा। प्रोटॉन तो प्रोटॉन एक जैसे ही है आपके पास, डिफरेंट तो है नहीं है, ठीक है। तो मैं इनको क्या बोलूँगा, ये जो मेरे मिथीन के प्रोटॉन है ये भी आपके पास कैसे हुए, दीज आर योर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, मतलब ये प्रोटॉन्स भी एक जैसे हैं, ठीक है। मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन भी आपके पास यहाँ पे सेम है इस मॉलिक्यूल में, और ये दोनों प्रोटॉन्स जो है जो एक ही कार्बन के साथ लगे हैं ये भी एक जैसे ही हैं। लेकिन ये मिथाइल ग्रुप से अलग है, ये वाले प्रोटॉन अलग है हमारे पास, और ये प्रोटॉन जो है वो अलग है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से कितने सिग्नल आने चाहिए, 2 सिग्नल आने चाहिए। एक आना चाहिए मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए, दूसरा किसके लिए आना चाहिए, CH2 के प्रोटॉन्स के लिए, क्योंकि ये दोनों आपके पास एक जैसे हैं, ये प्रोटॉन्स अलग अलग नहीं हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास सेकंड जो मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है, और इसका मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा यहाँ पे। अब देखिए रिप्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं ना, आपके पास जो भी प्रोटॉन्स जिनको आप स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये प्रोटॉन्स, ठीक है, मैंने इन दोनों प्रोटॉन्स को स्टडी नहीं किया, यहाँ पे मैंने इन दोनों ग्रुप्स को स्टडी किया है आपके पास। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, मैंने इनके प्रोटॉन्स को स्टडी किया है, मिथाइल ग्रुप्स के प्रोटॉन्स को, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से स्टडी करूँ इस तरह से, तब आपके पास ये दोनों प्रोटॉन्स भी स्टडी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब याद रखना सेकंड मेथड में हमारे पास क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड में हम देखिए जो भी प्रोटॉन आपने टेस्ट करने हैं, ठीक है, जिन भी प्रोटॉन्स को आप पता करोगे कि ये सेम है या अलग अलग है, आपने ये करना उन दोनों प्रोटॉन्स को 1 बाय 1, ठीक है, पहले एक को रिप्लेस करना है, दूसरे उसके बाद दूसरे को रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, रिप्लेस करना है हमने, ठीक है, 1 बाय 1 हम दोनों को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद जो हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे हम उनको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, जो प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास जिनको हमने टेस्ट करना है, जैसे मान लो ये 2 प्रोटॉन्स है मेरे पास, ठीक है, इनको मैंने टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 पहले एक प्रोटॉन को रिप्लेस करेंगे, फिर दूसरे प्रोटॉन को रिप्लेस करेंगे किससे, किसी ऐसे एटम और ग्रुप से करेंगे जो कि मॉलिक्यूल में ना हो। जैसे मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो आपने मिथाइल ग्रुप से रिप्रेजेंट नहीं, इनको रिप्लेस नहीं करना है, किसी और ग्रुप से करना है, लाइक जैसे मैंने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया आपके पास, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे फिलहाल के लिए जैसे आपके पास मैं जेड से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, जेड ग्रुप मान लिया मैंने, कोई भी ग्रुप हो सकता है आपके पास। तो देखिए जब आपके पास हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे 1 बाय 1 तो 2 स्ट्रक्चर बन के आ जाएंगे, ठीक है। अब उन स्ट्रक्चर्स को आपने देखना है, अगर वो स्ट्रक्चर्स एक जैसे होंगे आपके पास, ठीक है, अगर दोनों स्ट्रक्चर्स रिप्लेस करने के बाद एक जैसे हुए, मतलब आइडेंटिकल है, तो उनको बोलते हैं होमोटॉपिक, ठीक है। तो मतलब प्रोटॉन्स कैसे होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज योर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स कैसे होंगे, होमोटॉपिक, ठीक है, मतलब सेम सेम प्रोटॉन है आपके पास। अगर जो मेरे स्ट्रक्चर्स बने, ठीक है, रिप्लेस करने के बाद अगर वो इनैंशियोमर्स होते हैं आपस में, तो इनके जो प्रोटॉन्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज योर इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। वो कैसे हो जाएंगे, दे विल बी योर इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। और अगर मेरे ये स्ट्रक्चर्स जो है वो डायास्टीरियोमर्स हैं, तो इनको मैं क्या बोलूँगा, अब आपके पास दे आर कॉल्ड एज योर डाया स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, सेम है तो होमो मतलब एक जैसे, ठीक है, इनैंशियोटॉपिक मतलब इनैंशियोमर्स होते हैं जो हमारे, एंड दीज आर योर, अगर अलग अलग हैं तो आपके पास है डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। जैसे चलो सिंपल टेस्ट करते हैं, मान लो मेरे पास एक एल्कीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज़ योर CH3, दिस इज़ योर CH3 डबल बॉन्ड, दिस इज़ योर एल्कीन, ठीक है। अब क्या करो, अब इसमें चलाओ आप अपना रिप्लेसमेंट टेस्ट, आई एम डूइंग दी रिप्लेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, किन प्रोटॉन्स को मैंने स्टडी करना है, इन दोनों को स्टडी करना है मैंने, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक को रिप्लेस करूँगा, ठीक है, मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ इसको किसी से दूसरे ग्रुप से। चलो मान लो मैंने इसको रिप्लेस किया बाय यूजिंग ड्यूटेरियम एटम, ठीक है, मैंने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। पहला एक करना है आपने रिप्लेस, ठीक है, दूसरा एज सच
अब आपने उसके बाद सेकंड प्रोटॉन को रिप्लेस करना है। दिस इज़ योर मिथाइल, दिस इज़ योर अगेन मिथाइल, डबल बॉन्ड, वन इज़ योर हाइड्रोजन, अदर इज़ योर ड्यूटेरियम। ठीक है, पहले को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया, अब दूसरे को कर दिया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स बने दोनों, ये वाला और ये वाला, इनको स्टडी करो। स्टडी करने के बाद आपको क्या पता लगेगा कि ये सेम है या अलग अलग है। तो देखिए ये क्या चीज़ है, CH3 ये भी CHD है, इधर भी CHD है, एक ही चीज़ है, अलग अलग तो है नहीं है। चाहे आप इसको सिस बोल लो, चाहे आप इसको सिस बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं आपके पास एक जैसे ही हैं, तो आप सिस और ट्रांस तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हो कि ये सिस है या ट्रांस है, तो दोनों तो एक जैसे ही कंपाउंड्स हुए आपके पास। जब दोनों कंपाउंड आपके पास सेम होंगे, दैट मीन्स ये प्रोटॉन्स कैसे हुए, दीज प्रोटॉन्स आर योर होमोटॉपिक। ठीक है, तो ये है आपके पास होमोटॉपिक, और ये कंपाउंड्स कैसे हुए, सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, बिल्कुल एक जैसे कंपाउंड्स है आपके पास ये। ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स जो आपके पास ये सेम है। अगर इनमें से एक भी ग्रुप डिफरेंट होता आपके पास, तब मैं बोल सकता था कि हाँ भाई एक सिस है एक ट्रांस है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, दोनों प्रोटॉन्स आपके पास एक जैसे ही होंगे। ये तो ये ऐसे प्रोटॉन्स को आप क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज योर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी आपके प्रोटॉन्स होंगे, जब भी वो होमोटॉपिक होंगे, ठीक है, अगर आप उसको रोटेट करो, ठीक है, अगर आप रोटेट करेंगे इन प्रोटॉन्स को, तो वो एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अगर आप रोटेट कर दो इस मॉलिक्यूल को, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, जिस मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात की थी, वो यहाँ पे आपके पास ईजिली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपके दो प्रोटॉन जो हैं रोटेशन देने के बाद एक दूसरे में चेंज हो जाए, वो कैसे प्रोटॉन हो जाएंगे आपके पास, दे आर कॉल्ड एज योर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं, हमारे पास सेकंड तरह के प्रोटॉन्स दैट आर कॉल्ड एज योर इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, तो याद रखना, हमेशा याद क्या रखना है आपने, जब भी हमारे पास कार्बन आइटम जो होगा, ठीक है, अगर हमारा कोई कार्बन आइटम जो है इट इज़ बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन आइटम्स। ठीक है, अगर उसके साथ दो हाइड्रोजन आइटम जुड़े हों और साथ में दो डिफरेंट ग्रुप्स हों, ठीक है, और साथ में कैसे ग्रुप्स हों, दो डिफरेंट ग्रुप्स हों, तो वो हमेशा ही जो कार्बन आइटम के साथ जो प्रोटॉन्स होंगे दे विल बी योर इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, तो वो प्रोटॉन्स कैसे होंगे हमारे पास, हमेशा ही वो हाइड्रोजन आपके इनैंशियोटॉपिक होंगे। ठीक है, अब जो आपके इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स जो हमारे पास होंगे, ठीक है, जो इनैंशियोटॉपिक आपके पास न्यूक्लियाई होंगे, वो आपके पास एक दूसरे के लिए जो आपके पास, अगर हम मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज़ करूँ, मतलब आपके पास अगर मैं रिफ्लेक्शन के थ्रू उनको स्टडी करूँ, तो वो एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर, ठीक है, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, आई एम हैविंग ये दो प्रोटॉन होंगे, दो डिफरेंट ग्रुप चाहिए। चलो एक मैंने क्लोरीन ले लिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया मिथाइल, तो ये बन गया आपका, सॉरी दिस इज़ योर हाइड्रोजन, नॉट कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज़ योर मिथाइल क्लोराइड, सॉरी इथाइल क्लोराइड आपका ये, नॉट मिथाइल, दिस इज़ योर इथाइल क्लोराइड। ठीक है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप और ये क्लोरीन, देखो दो हाइड्रोजन सेम है और दो आपके पास जो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं वो अलग अलग है। ठीक है, अब करो यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट टेस्ट करो। रिप्लेसमेंट टेस्ट में क्या करूँगा, पहले मैं इस ग्रुप को रिप्लेस करूँगा, फिर उसके बाद इसको रिप्लेस करूँगा। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप, दिस इज़ क्लोरीन। ठीक है, एक हाइड्रोजन मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ड्यूटेरियम के साथ। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, मिथाइल ग्रुप, क्लोरीन, दिस इज़ योर ड्यूटेरियम, दिस इज़ योर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतना तो आप सभी को पता है ना, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐसा एक शीशा लगा दो, एक प्लेन रख दो यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इस तरह से शो होगी आपको। ठीक है, इस कंपाउंड की रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको ऐसी शो होगी। तो मतलब दोनों कंपाउंड जो है वो आपके पास कैसे हुए, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हुए। तो जब भी ऐसा होता है एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, वो हमारे प्रोटॉन्स कैसे हो जाएंगे, ये दोनों प्रोटॉन हो जाएंगे अब आपके पास इनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। अब देखिए लास्ट में हमारे पास क्या है, अगर मेरे प्रोटॉन्स ना ही मेरे पास होमोटॉपिक हैं, ठीक है, ना ही मेरे प्रोटॉन होमोटॉपिक हैं, ना ही वो मेरे पास इनैंशियोटॉपिक हैं, तो हमारे पास वो कैसे प्रोटॉन्स होंगे, वो आपके पास होंगे डायस्टेरियोटॉपिक। मतलब वो हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पास एक जैसे इन्वायरमेंट में नहीं है। ठीक है, वो प्रोटॉन हमेशा ही आपके पास अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब जैसे ये दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये आपके पास अभी तक एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, चाहे वो होमोटॉपिक हो चाहे वो इनैंशियोटॉपिक हो। लेकिन जब मैं बात करूँगा डायस्टेरियोटॉपिक की, ठीक है, तब मतलब ये दोनों प्रोटॉन्स जो होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। मतलब जहाँ पे लगे तो दोनों सेम है, लेकिन वो कैसे हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। इन दैट केस हमारे पास वो दोनों प्रोटॉन्स जो होंगे वो अब अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे। तो देखिए अभी तक अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना हो ना, जो मैंने होमोटॉपिक में बोला था, ठीक है,
कि अगर मेरे पास ये दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप हो सेम होते हैं, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तभी मेरे पास ये प्रोटॉन आपके पास सेम आ रहे हैं। अगर ये ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तब यहाँ पे सिस और ट्रांस बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोटॉन्स अब सेम जैसे नहीं है, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लो मैं सिस्टम ले रहा हूँ आपके पास, आई एम टेकिंग आउट योर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जिनसे मुझे मतलब है, जिनको मैं स्टडी करने जा रहा हूँ इन दोनों को। अब मैंने यहाँ पे दोनों ग्रुप्स जो है वो अलग अलग लगा दिए। तो एक लगा दिया मैंने, मान लो आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एक लगा दिया मैंने यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये सिस्टम बना मेरे पास, ये हुआ आपके पास विनाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है, ये विनाइल सिस्टम बना मेरे पास, ठीक है। दिस इज़ योर इतना सिस्टम, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चलो मैं क्लोराइड की फॉर्म में लिखता हूँ ना, क्यों मैंने अलग अलग ग्रुप लगाने हैं। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ विद द क्लोरीन, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ऊपर भी हमने क्लोराइड लिया, तो यहाँ पे मैं विनाइल क्लोराइड के साथ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये है मेरे पास, देखो, विनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे आप करो इसका रिप्लेसमेंट टेस्ट। तो जब रिप्लेसमेंट टेस्ट किया जाएगा, रिप्लेसमेंट टेस्ट में क्या होगा हमारे पास, पहले करोगे आप इस प्रोटोन को रिप्लेस, ठीक है। आई एम हैविंग प्रोटोन, कार्बन और ये क्लोरीन, ठीक है, विनाइल बड़ा सिस्टम। तो इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं ड्यूटेरियम के साथ, ठीक है। अब सेकंड वाले को रिप्लेस करो, दिस इज़ प्रोटोन, दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ क्लोरीन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड दिस इज़ योर ड्यूटेरियम, ठीक है। रिप्लेस कर दिया। अब देखो मेरे पास ये कंपाउंड कैसे हैं, क्या ये सेम है या अलग अलग है, या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अब देखिए इस कंपाउंड में, ठीक है, जो हायर प्रायोरिटीज़ ग्रुप है हमारे पास, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। मतलब आपके पास ई कन्फिग्रेशन है, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हैं कि हमारे पास कंपाउंड जो है ये ट्रांस वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो हाई प्रायोरिटीज़ ग्रुप है मेरे पास, दोनों के दोनों एक ही साइड में हैं, सिस है आपके पास, मतलब ये, ठीक है, जेड कन्फिग्रेशन। तो मतलब दोनों कंपाउंड्स कैसे हुए, अलग अलग हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोटॉन्स आपके पास जो थे लगे हुए, ये एक जैसे नहीं है। एक में आपके पास एक जेड सिस्टम बना रहा है, एक आपका ई सिस्टम बना रहा है, ठीक है। एक सिस वाला, एक ट्रांस वाला है। तो इनको तो मैं सेम नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों प्रोटॉन्स जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में है आपके पास, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस कब पड़ा, जब ये दोनों के दोनों ग्रुप्स जो है आपके पास डिफरेंट हैं, ठीक है। तो याद रखना ये प्रोटॉन्स हमेशा ही आपके कैसे होंगे, दे आर डायस्टीरियोटॉपिक। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स को स्टडी करने के लिए। वो तो मैंने सिंपल आपके पास एल्कीन सिस्टम लिया था। अब सिंपल सिस्टम लेते हैं हमारे पास। मान लो आई एम हैविंग अ कंपाउंड CH3, ठीक है। और यहाँ भी मैंने चलो CH3 ले लिया, ठीक है। अब जिनके प्रोटॉन्स को स्टडी करना है वो एक ही कार्बन के होंगे, 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ लगा दिया मैंने क्लोरो, यहाँ लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखिए रिप्लेसमेंट टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। ये 2 प्रोटॉन है जिनको मैंने रिप्लेस करना है 1 बाय 1। तो पहले एक को करते हैं CH3, ठीक है। दिस इज़ योर 2 मिथाइल ग्रुप्स। और हमारे पास, चलो ये तो ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इनको रिप्लेस करो 1 बाय 1, तो ये स्ट्रक्चर्स बन के आएंगे, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक प्लेन रखते हो तो इसकी जो इस कंपाउंड की रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। ड्यूटेरियम तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, लेकिन ये क्लोरीन जो है यहाँ पे ही आ रहे हैं सेम के सेम, ठीक है। तो नाइदर दे आर सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है, नाइदर दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स कि ये दोनों प्रोटॉन्स मेरे पास अब कैसे हुए, ये दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है। सो दीज 2 प्रोटॉन्स आर योर डायोस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो याद रखना, दीज 2 प्रोटॉन्स आर योर डायोस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। हमारे पास ये दोनों कंपाउंड जो है दूसरे के डायोस्टीरियोमर्स हैं। दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नाइदर दे आर सुपर इम्पॉसिबल। नो चलो अब कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं जो अभी तक हमने जितना भी सारा का सारा पढ़ा, ठीक है। अब हम उसको अप्लाई करेंगे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जहाँ से हम नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हैं वो प्रिडिक्ट करेंगे। और ये चीज़ याद रखना, ये एग्ज़ाम में आपको जरूर आएगा, ठीक है। आपके सिलेबस में 11 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको 11 कंपाउंड्स के जो है आपके पास NMR सिग्नल जो है वो जरूर आएंगे किसी ना किसी के, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पीक्स भी याद रखनी है, अभी तो आपको वैल्यूज़ भी याद रखनी है। तो चलिए निकालते हैं 1 बाय 1 सभी के NMR सिग्नल। मैंने यहाँ बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे हैं, 1 बाय 1 हम सभी के NMR सिग्नल यहाँ पे निकालते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है मेरे पास ये आपका मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। मीथेन के चारों हाइड्रोजन है आपके पास, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे।
अब आप देख सकते हैं चारों के चारों हाइड्रोजन एक ही कार्बन आइटम के साथ अटैच है, ऐसा नहीं है कहीं पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से इनका एनवायरनमेंट अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं किन्हीं दो प्रोटॉन्स को रिप्लेस भी कर देता हूँ तो डेफिनेटली हमारे पास वही कंपाउंड जो है आपके पास, जो दो कंपाउंड बन के आएंगे वो सेम ही बन के आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटॉन्स जो है वो सारे के सारे एक ही एनवायरनमेंट में हैं, चारों के चारों, ठीक है। दीज 4 प्रोटॉन्स आर इन वन एनवायरनमेंट, तो इसकी वजह से हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे, वी विल हैव ओनली 1 NMR, ठीक है। एक NMR सिग्नल आएगा इन कंपाउंड्स के लिए, इस कंपाउंड के लिए हमारे पास, ठीक है, 1 NMR सिग्नल, ठीक है। एक ही सिग्नल होगा क्योंकि चारों के चारों प्रोटॉन्स एक जैसे ही हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को पकड़ूँ, आप इन दोनों को रिप्लेस कर दो, रिप्लेसमेंट टेस्ट दो, ठीक है, जो आपके कंपाउंड्स बन के आएंगे वो एक जैसे ही होंगे, ठीक है। सिमिलरली अब ये हमारे पास एल्कीन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से कार्बन लिख दिया, दिस इज योर हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए चारों के चारों हाइड्रोजन है, ठीक है, एक जैसे ही हाइड्रोजन है, ये कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। अगर मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, रिप्लेस कर दो जिस मर्जी ग्रुप से करो, सेम जो कंपाउंड दो बन के आएंगे वो एक जैसे ही होंगे क्योंकि इधर दोनों ग्रुप आपके पास सेम ही लगे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों के चारों प्रोटॉन्स जो हैं वो एक जैसे ही है, तो उसको मैं ए लिखूंगा इस तरह से। अगर जहाँ पे अलग हो जाएंगे वहाँ मैं बी लगा दूंगा, जहाँ पे डिफरेंट होगा वहाँ पे फिर से सी लगा दूंगा, इस तरह से। तो ये चारों के चारों प्रोटॉन्स एक जैसे ही हैं, तो सिग्नल कितने आएंगे, 1, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा 1 2 इस तरह से, ठीक है, ओनली 1 NMR सिग्नल, ठीक है, कुछ समझ लेना 1 NMR सिग्नल। अब यहाँ से पकड़ते हैं हम, हमारे पास दिस इज अवर एसीटोन, ठीक है, ये एसीटोन है। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था रिफ्लेक्शन वाला केस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला केस, ठीक है। तो रोटेट कर दो, ये ग्रुप इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, जस्ट लाइक प्रोपेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल, ये जो आपके दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे की तरह ही हैं, एक जैसे ही हैं। तो इन दैट केस इन दोनों के सिग्नल आपके पास एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ NMR सिग्नल विल बी 1, ठीक है, एक ही सिग्नल आएगा। और क्यों आया, क्योंकि मैंने आपके पास प्रोपेन का केस दिया था, ठीक है, प्रोपेन का केस देख लेना आप, ठीक है। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँगा तो ये मिथाइल ग्रुप के लिए भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप ही है यहाँ पे, इस वाले के लिए भी यही है, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जितना अफेक्ट डालेगा दोनों पे सेम ही डालेगा, अलग अलग तो डालने वाला नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए सिग्नल भी एक ही आएंगे, ठीक है। अब पकड़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास बेंजीन के प्रोटॉन सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है ना हमारे पास एक, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है विच इज़ अबव द प्लेन, ठीक है, इस तरह से आपके ऊपर होगा और बिल्कुल इस प्लेन से नीचे होगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में हमारे पास क्या होगा, उसका अफेक्ट सभी प्रोटॉन्स के ऊपर एक जैसे ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ के भी डिफरेंट हो जाए, कुछ पे अलग हो जाए। तो देखिए सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं बेंजीन के 1, ठीक है, ये भी हमारे पास एक ही NMR सिग्नल देंगे, ठीक है। अब पकड़ते हैं हमारे पास ये वाला मोलिक्यूल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और चारों के चारों मेरे पास मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं मैंने, तो डेफिनेटली सारे के सारे एक जैसे ही हैं, किसी मर्जी को रिप्लेस कर दो, जो भी कंपाउंड बनेंगे 2 कंपाउंड बन के आएंगे वो सेम जैसे ही होंगे। तो इस केस में भी हमारे पास एक ही NMR सिग्नल आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पकड़ो, ये भी मीथेन का डेरिवेटिव आ गया, मैंने मीथेन के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है बाई मिथाइल ग्रुप्स, तो सारे के सारे एक जैसे ही, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, अगेन एक सिग्नल आएगा, ठीक है, वी विल हैव 1 NMR सिग्नल, ठीक है, ओनली 1 NMR सिग्नल, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ईथर वाला केस है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम है, जितना फ़र्क यहाँ पे डाल लेगा उतना ही फ़र्क इस तरफ को भी डाल लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मिथाइल ग्रुप जो है इस ऑक्सीजन से, ये जो ऑक्सीजन एटम है इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या इससे कम खींचेगा, ठीक है, दोनों ग्रुप एक जैसे ही हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास दोनों के लिए सिग्नल भी एक जैसा ही आएगा, तो ये भी ए होंगे, तो ठीक है, दिस विल बी अगेन 1 NMR सिग्नल, ठीक है, एक ही पीक आएगी। अब पकड़ते हैं हमारे पास ये वाला केस आया, ठीक है। अब देखिए ना इस कंपाउंड में क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इस मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, यहाँ से खींच सकता है, लेकिन ये वाला मिथाइल ग्रुप तो अब डिफरेंट हो गया, ठीक है, ये तो उससे परे चला गया है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो इसके साथ वाले कार्बन आइटम्स होंगे वहाँ से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिग्नल अलग होगा, ठीक है, ये वाला अलग पीक के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स थे ना, तो ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स है, अब इनको रिप्लेस करोगे तो ये भी आपके पास एक ही इन्वायरमेंट में है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो अलग ही है ना, ये दोनों सेम सेम तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूँ इस वाले को, ठीक है, CH3 वाले को, तो ऐसा तो है नहीं कि ये CH3 और ये CH3 सेम हो जाए, मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो रोटेट करने के बाद अगर मैं मॉलिक्यूल को घुमा दूँ, ठीक है, CH2 CH3 इस तरफ को जाएंगे, CH3 इस तरफ को जाएंगे, कंपाउंड हमारा पहले जैसा नहीं रहा, तो इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता हूँ, ये भी याद रखना, ठीक है। तो अब किसकी बात आई, ऑक्सीजन, इसका फ़र्क पड़ेगा,
तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की यहाँ से ही ज़्यादा होगी ना, ये तो बड़ा दूर चला गया, इससे खींच सकता है लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं खींच पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिथाइल ग्रुप जो है अब हमारे पास तीसरा सिग्नल देगा। पहला इसकी वजह से आएगा, दूसरा इसकी वजह से, तीसरा इसकी वजह से। तो नंबर ऑफ NMR सिग्नल विल बी 3। ठीक है, 3 NMR सिग्नल। ठीक है, और वो क्यों आए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। अब पकड़ो, ये है हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड। चलो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, इन दोनों को हमने टेस्ट करना है। जब हमारे पास ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट लगे होते हैं, मैंने आपको बताया जब हमारे 2 ग्रुप्स डिफरेंट लगे हों तो जो प्रोटॉन्स होंगे सामने वाले, ठीक है, वो आपके पास किस तरह के बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव योर डायास्टीरियोटॉपिक। ठीक है, वो डायास्टीरियोटॉपिक होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक सिग्नल तो ये प्रोटॉन भी देगा ना हमारे पास, पहला सिग्नल ये देगा, दूसरा ये देगा, तीसरा ये देगा। ठीक है, तो दिस विल गिव यू 3 NMR सिग्नल। तो ये चीज़ इस तरह से याद रखनी। ठीक है, अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो जाए तो दोनों प्रोटॉन हमारे इनआइसोटॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, वो एक ही पीक के ऊपर जो है एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर ये डायस्टीरियोटॉपिक हो गए तो वो अलग अलग एब्जॉर्ब करेंगे। शायद मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया था। देखिए, मैंने आपको इनआइसोटॉपिक में चलते हैं दोबारा से। देखिए, जब हम इनआइसोटॉपिक प्रोटॉन्स को हम रिप्लेस करेंगे, हमारे पास 2 कंपाउंड बन के आएंगे। ठीक है, विच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी। ठीक है, इन प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं इनआइसोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ये प्रोटॉन्स जो है हमारे पास मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब एक ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो जब मतलब एक ही फील्ड के ऊपर ये एब्जॉर्ब करें तो उसका मतलब क्या, उनका जो एनवायरमेंट होगा वो भी आपके पास सेम होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे दे आर आल्सो केमिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर ये एक ही मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एब्जॉर्ब करें तो उसका मतलब दोनों का एनवायरमेंट कैसा होगा, एक जैसे ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनआइसोटॉपिक प्रोटॉन्स जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे। तो मतलब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं देखूँ तो हमारे पास यहाँ पे इस कंपाउंड में 2 सिग्नल आएंगे। वन विल बी ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और सेकंड, ये दोनों प्रोटॉन्स जो है हमारे पास एक ही इन्वायरमेंट में हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर 2 and 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही सिग्नल आएंगे। लेकिन अगर केस आ गया डायस्टीरियोटॉपिक का, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो इस केस में हमारे पास ये दोनों प्रोटॉन्स जो होंगे हमारे पास, जिनके लिए हम रिप्लेसमेंट टेस्ट करेंगे, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने की वजह से आपके पास सिग्नल भी अलग अलग हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब पकड़ते हैं नेक्स्ट केस। ठीक है, इसी के लिए है, अगर दोनों ग्रुप सेम हो जाएं। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन तो यहाँ पे भी हैं, तो ये भी तो एब्जॉर्ब करेंगे ना हमारे पास। ठीक है, अब ये है हमारे पास दोनों इनआइसोटॉपिक प्रोटॉन्स, तो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है तो डेफिनेटली केमिकली इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे, अब 2 NMR सिग्नल। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सेम है तो 2 आ रहे हैं, डिफरेंट है तो आपके पास 3 आ रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है मेरे पास साइक्लोपेंटेन सिस्टम। ठीक है, तो सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं एक जैसे ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि, देखिए ये वाला ग्रुप है, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी यही है, इसको पकड़ लो, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी यही है, सभी के लिए एक जैसा ही है। तो सारे के सारे जो है हमारे पास एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑब्जॉर्ब करेंगे, 1 NMR सिग्नल। ठीक है, तो ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ 1 1 2 2, तो मतलब ये हमारे सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब पकड़ो इस सिस्टम को। ठीक है, ये है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो दिस बिकम स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस बिकम स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसका फैक्ट इसके ऊपर और इसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा कंपेयर टू दिस वन। तो ये मिथाइल ग्रुप 2 है, दोनों अब डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ए पहले टाइप के प्रोटॉन्स, दूसरे वाले ये हो गए, थर्ड वाले ये हो गए। तो कितने सिग्नल आएंगे, 3 NMR सिग्नल। ठीक है, अब पकड़ो, ये है मेरे पास अब दिस इज़ योर पैराडाइमिथाइल एंड बेंजीन। ठीक है, दिस इज़ पैराडाइमिथाइल बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन्स कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे भी मेरे पास प्रोटॉन्स हैं ये वाले। ठीक है, मैं इनकी बात करूँगा, इनको नहीं भूल जाना अब। तो देखिए यहाँ से आप एक प्लेन डाल दो। ठीक है, सिंपल सा लग रहा है पता, यहाँ पे अगर आपके पास प्लेन होगा तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है और नीचे वाला पार्ट एक जैसे ही लग रहे हैं आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस तरह से डालता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बीच से काट देता हूँ इस तरह से, ऊपर वाला जो पार्ट है मेरे पास नीचे वाले की मिरर इमेजेस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एक सिग्नल इसके लिए आएगा, अगर ये कंपाउंड सिग्नल देगा तो सेम ये भी हमारे पास एक जैसे ही हुए दोनों। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास इन दोनों प्रोटॉन्स के लिए एक ही सिग्नल आएगा। अब सिमिलरली ये दोनों प्रोटॉन्स, ठीक है, जब मैंने यहाँ से बीच से इस तरह से प्लेन रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इस तरह से, तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन रहे हैं ये। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन जो है वो इसकी मिरर इमेज बन रहा है आपके पास। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला प्रोटॉन इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये सारे के सारे प्रोटॉन्स जो होंगे वो आपके पास एक जैसे होंगे।
ठीक है, दीज आर प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से कितने सिग्नल आए, वी विल हैव 2 NMR सिग्नल। कितने आएंगे, 2 NMR सिग्नल। अगर बात करूँ मैं टॉलुइन की, ठीक है, तो टॉलुइन में पहला सिग्नल ये मिथाइल प्रोटॉन्स देंगे। अब बाकी सारे के सारे प्रोटॉन्स जो भी हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग वाले सारे के सारे एक ही एनवायरनमेंट में हैं। ठीक है, तो दिस विल बी योर बी 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 बी, वी विल हैव अगेन 2 NMR सिग्नल। ठीक है, अब पकड़ते हैं हम नाइट्रो बेंजीन वाला केस है मेरे पास ये। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ तो हो नहीं सकता कि इसको मैं काट देता हूँ, नीचे वाला पार्ट इसकी मिरर इमेज बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, तो ये तो मिरर इमेज वाला केस आएगा नहीं बिल्कुल भी आपका। तो इसका मतलब क्या हो, अब इस नाइट्रो ग्रुप का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोटॉन्स है ऑर्थो वाले दोनों के लिए बराबर ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्बन एटम है, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम है। ठीक है, इसकी विद रिस्पेक्ट टू में। ठीक है, तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाले मेटा है, इसके ऊपर थोड़ा इसका इन्फ्लुएंस अलग पड़ता है, पैरा वाला है उसके ऊपर थोड़ा अलग पड़ेगा। तो मतलब ऑर्थो प्रोटॉन्स अलग हुए, मेटा प्रोटॉन्स अलग हो गए हैं, पैरा वाला भी अलग हो गया। तो कितने तरह के प्रोटॉन्स हुए, दीज आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब 3 NMR सिग्नल आएंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का जो इफेक्ट होगा ऑर्थो पे अलग होगा, मेटा पे अलग होगा और पैरा पे अलग होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो देखिए पहले तो बात करते हैं ना, आपके पास मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स हैं आपके पास, पहला सिग्नल ये देगा, दूसरा सिग्नल इस प्रोटॉन्स के लिए आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या ये प्रोटॉन जो है वो इन्हीं की तरह एक ही फ्रिक्वेंसी पर अब्जॉर्ब करेगा या अलग अलग करेगा। ठीक है, तो देखिए मतलब मेरे पास जो केस है वो है साइक्लोप्रोपेन का। चलो इसको करने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल जैसे साइक्लोप्रोपेन सिस्टम के ऊपर लेके चलता हूँ, सिस एंड ट्रांस वाले। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास है एक लेते हैं सिस, एक लेते हैं हम ट्रांस। ठीक है, वन हम एक सिस लेंगे, दूसरा लूँगा मैं ट्रांस। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों ग्रुप्स को पहले सेम रख दिया, इन दोनों कार्बन आइटम्स को। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मेरे से आपको ऐसा लग रहा होगा ये थोड़ी ट्राइंगल सही से नहीं बनी है। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वली होंगी जब साइक्लोप्रोपेन बनेगा आपके पास। तो मैं ले रहा हूँ आपके पास, दिस विल बी योर 1,2 डाइब्रोमो। ठीक है, मैं ले रहा हूँ 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, दिस इज़ योर 1,2 डाइब्रोमो एंड दिस इज़ योर साइक्लो प्रोपेन, और ये है आपके पास दोनों ग्रुप सेम साइड में है सिस। इसको लूँगा मैं ट्रांस। ठीक है, दिस विल बी योर ट्रांस। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, कई बार दिमाग कहीं और होता है तो बाई मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोटॉन्स, ठीक है, ये लगा दिए मैंने अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। अब आपने बताना है कि NMR सिग्नल जो है वो कितने कितने आएंगे, सिस में कितने होंगे और ट्रांस में कितने होंगे। आफ्टर दैट मैं चलूँगा यहाँ पे। तो देखिए सिस वाले केस में, अब देखिए सिस वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ये इन दोनों प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है, हमारे पास ये जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, मैं इन प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, इन वालों की। ठीक है, देखिए इन वाले की बात कर रहा हूँ। ये जो कार्बन एटम है इसके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 2 एंड कार्बन 3। 1 एंड 2 तो आपके पास बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ठीक है, 1 एंड 2 बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन जो है आपके पास, ये वाला प्रोटॉन एंड ये वाला प्रोटॉन, ठीक है, मैं सिस की बात कर रहा हूँ, सिस कंपाउंड में। ठीक है, ये 2 प्रोटॉन्स हैं। अब देखिए ये ब्रोमीन आपको लग नहीं रहा है, ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन, ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन, कुछ अलग तो आपको यहीं से नज़र आ रहा है। इस प्रोटॉन्स के लिए आपके पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो ब्रोमीन एटम्स है वो इसके बीच में आ रहा है, तो मतलब इसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा कंपेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब कि ये दोनों प्रोटॉन्स जो होंगे हमारे पास एक जैसे नहीं होने चाहिए, मतलब ब्रोमीन आइटम्स जो है हमारे पास इस वाले प्रोटॉन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट बता लेंगे कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये परे लग रहा है और ये इनकी तरफ को लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, हमारे पास जो सिग्नल होने चाहिए इन दोनों प्रोटॉन्स के वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब होना चाहिए हमारे पास, ये दोनों प्रोटॉन्स अगर मैं इनकी बात करूँ, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम तो सेम सेम ही है, इस पे भी ब्रोमीन है, इस पे भी ब्रोमीन है, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है, तो इनका सिग्नल तो सेम ही आएगा। पहली चीज़, ये दोनों सेम फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन ये दोनों प्रोटॉन्स, अब इन दोनों ब्रोमीन का इसके ऊपर फर्क ज़्यादा पड़ने वाला है कंपेयर टू दिस वन। तो मतलब सेकंड तरह का प्रोटॉन ये हुआ, ये थर्ड तरह का प्रोटॉन होगा आपके पास। मतलब इन हमारे पास यहाँ से कितने सिग्नल आएंगे, वी विल हैव 3 NMR सिग्नल। ठीक है, 3 NMR सिग्नल। अगर मैं पकड़ता हूँ ट्रांस वाले को, ठीक है, अब देखिए इस मॉलिक्यूल में आपको समझा देता हूँ। देखिए मॉलिक्यूल इस तरह से है कि मान लो आपके पास यहाँ पे आपके पास एक कार्बन एटम है,
एक कार्बन आइटम का यहाँ है, एक कार्बन आइटम यहाँ पे है, और जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना आपके ब्रोमीन वगैरह, ये इस तरह से लगे हुए हैं। एक है अबव द प्लेन, एक होगा इस प्लेन के बिल्कुल नीचे, ठीक है। मतलब जैसे मैं इस पेपर के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक इस पेपर से नीचे है, एक इस पेपर के ऊपर है। सभी कार्बन आइटम के ऊपर ऐसा ही होगा, एक पेपर के ऊपर है, एक पेपर के नीचे है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मेरे पास सिस था, सिस में क्या हो रहा है आपके पास, तो चलो मैं आपको इनको बना के दिखाता हूँ। मेरे पास ज़्यादा कुछ है तो नहीं, मैं अभी कैप्स है, मैं कैप्स के थ्रू बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लो, ठीक है, नहीं यार, एक तो ये, चलो देखिए अब टिक गया ये। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, सिस को पकड़ रहा हूँ मैं, ब्रोमीन एटम है, ये ब्रोमीन एटम है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मान लो ये ब्रोमीन एटम किस तरह से होगा, इस प्लेन के ऊपर, जैसे आपके पास ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। ये दोनों मेरे पास क्या है, ये दोनों ब्रोमीन एटम है, और सिमिलरली इसी की तरह नीचे को मेरे पास क्या होंगे, ये हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। अब इस वाले थर्ड कार्बन की बात करते हैं। एक हाइड्रोजन है ऊपर है और एक नीचे है, मतलब ये वाला कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन जो है वो नीचे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए आपके पास क्या हो रहा है, जहाँ पे ये दोनों ब्रोमीन आइटम होंगे, चाहे आप अबव द प्लेन लो, चाहे उनको बिलो द प्लेन कर लो, ठीक है। वैसे तो हम हैवी वाली चीज़ों को बिलो द प्लेन ही रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे दो ब्रोमीन आइटम, मान मैं इनको ब्रोमीन आइटम मान के चला हूँ, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, ये दोनों के दोनों ब्रोमीन आइटम्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों ब्रोमीन आइटम के एनवायरनमेंट में ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। एक इन दोनों के एनवायरनमेंट में ये वाला हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इनके बिल्कुल एनवायरनमेंट में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर होगा, एक हाइड्रोजन नीचे को होगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आपकी एक ट्रायंगल बनेगी, इस तरह से आपके पास ये दोनों तीनों सिस्टम जो है बन के आएंगे। मतलब जो दो ब्रोमीन्स होंगे उनके पास जो है एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन उनके नीचे चला जाएगा बिलो दी प्लेन, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तीनों इस टाइम पे मान लो कि ये तीनों अबव दी प्लेन है, ठीक है। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंगली तो वो बिलो दी प्लेन है, ठीक है। ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, ये इस टाइप पे मैंने अबव द प्लेन रखे हैं। तो डेफिनेटली इस हाइड्रोजन के ऊपर इन दोनों ब्रोमीन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ेगा कंपेयर टू दैट ऑफ जो बिलो द प्लेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये दोनों प्रोटोन तो सेम हुए, ये दोनों प्रोटोन अब डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांस वाले केस में। ट्रांस वाले केस में क्या हो रहा है, एक ब्रोमीन आपके पास अबव द प्लेन है, दूसरे वाला कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन। मतलब अब एक ये ब्रोमीन आइटम है, दूसरा क्या बन गया, अब ये मेरा हाइड्रोजन आइटम बन गया है, ठीक है। ये ब्रोमीन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये वाला जो गिरा, ये है आपका हाइड्रोजन आइटम, मान लो दिस इज़ योर हाइड्रोजन आइटम, दिस इज़ योर ब्रोमीन, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास क्या हो रहा है, नीचे भी ब्लू दी प्लेन यही होगा, एक ब्रोमीन होगा, एक हाइड्रोजन होगा आपके पास, ठीक है। तो ये वाले जो दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, दोनों उनके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रोमीन अबव द प्लेन है, दूसरा ब्रोमीन बिलो द प्लेन है। तो ये जो प्रोटॉन्स है आपके पास, इन दोनों के लिए अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों ब्रोमीन ऊपर ही आ गए हैं या नीचे चले गए हैं, ठीक है। एक ब्रोमीन ऊपर है, एक ब्रोमीन नीचे, मतलब दोनों के लिए अब बराबर इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंपाउंड में दोनों प्रोटॉन्स जो होंगे वो एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर अब्जॉर्ब करेंगे। मतलब इन दोनों प्रोटॉन्स के ऊपर जो ब्रोमीन आइटम्स हैं, इसका जो फर्क पड़ने वाला है वो बराबर ही पड़ेगा। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, जो सिस वाला कंपाउंड हुआ, ये याद रखना, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये तीन चीज़ें, ठीक है। मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पे तो मैंने इस सिर्फ आपको इसको दिखाने के लिए कंसीडर किया था कि यहाँ पे बिल्कुल पास में है। तो आपको ऐसा लगेगा कि अब जब मैंने इसकी 3D प्रेजेंटेशन आपको करके दिखाई तो आपको क्लियर हुआ कि ये जो अबव द प्लेन वाला है, ठीक है, ये है इनके ज़्यादा विसिनिटी में, ठीक है, और ये बिलो द प्लेन है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितने तरह के सिग्नल हुए, पहला इन हाइड्रोजन आइटम्स का हो गया, दूसरा इसका हुआ, तीसरा इसका हुआ, 3 NMR सिग्नल। अब अगर बात की जाए हमारे पास इनकी, तो ये प्रोटॉन्स, ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास ट्रांस वाले में, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, दीज आर टू सेम। और ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं आपके पास थर्ड कार्बन वाले, अब ये डिफरेंट नहीं है, अब ये कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। तो कितने सिग्नल आएंगे, दिस विल गिव यू 2 NMR सिग्नल, ठीक है। NMR में ये देखा हमारे पास अब 2 सिग्नल। तो अब चलते हैं हमारे पास ये जो थर्ड मॉलिक्यूल था ये वाला, इसकी ओर, ठीक है। अब देखिए आपको लग गया पता, ये दोनों तो हमारे पास अलग अलग हैं, ठीक है। ये अबव द प्लेन है, और अबव द प्लेन कौन से वाले हैं, ये और ये हैं। ये वाला गया बिलो द प्लेन, नीचे है, ठीक है, ये वाला नीचे चला गया। इसके विद रिस्पेक्ट में कौन सा हुआ, एक ये है और एक ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप का फ़र्क जो इन प्रोटॉन्स के ऊपर पड़ने वाला है वो अलग होगा। ये जो हाइड्रोजन वाले ये तो एक जैसे ही हो गए, एक जैसे नहीं हुए, इसका इन दोनों के ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा वो अलग होगा। मतलब मिथाइल का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इन दोनों प्रोटॉन्स के ऊपर। तो इसका मतलब क्या, दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो एक जैसे ही होंगे, ये वाले, ठीक है। ये मतलब प्रोटॉन्स आपके पास एक जैसे ही हैं,
सॉरी बी नहीं लिखूँगा, ये आपके पास ए बी ये हो गया, दिस इज़ योर सी, ठीक है, ये हो गया आपके पास सी। अब मुझे ये बताओ कि जो प्रोटॉन्स हैं ये वाले, ये ये बी होंगे या सी होंगे या अलग होंगे? डेफिनेटली मिथाइल ग्रुप इन दोनों के ऊपर ज़्यादा फर्क डाल रहा है इनके कंपैरिजन में, तो ये दोनों प्रोटॉन्स क्या होंगे, ये सेम है लेकिन इनके कंपैरिजन में तो अलग अलग है ना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। पहला सिग्नल इसका, दूसरा सिग्नल इसका, तीसरा सिग्नल ये इन दोनों को बराबर इन्फ्लुएंस करेगा। जो मैंने अभी अभी आपको पूरी की पूरी राम कथा सुनाई थी मैंने अभी अभी अबव द प्लेन वाली, ठीक है, इन दोनों को बराबर अफेक्ट करेगा। लेकिन ये दोनों है बिलो द प्लेन, तो इनको इनके बराबर अफेक्ट नहीं करने वाला, तो ये दोनों प्रोटॉन हो जाएंगे अलग अलग। तो कितने सिग्नल आए, 4 सिग्नल आए NMR में। अब देखिए मैं जो लास्ट केस कंसीडर करने जा रहा हूँ वो है आपके पास साइक्लोहेक्सेन का। आपको पता है साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास दो तरह के प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं एक्सियल, दूसरे होते हैं आपके पास इक्विटोरियल, ठीक है। तो ये वाले मेरे एक्सियल हैं, ये वाले मेरे इक्विटोरियल होते हैं, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन आपके, दिस इज़ योर एक्सियल, ये है आपका इक्विटोरियल, ठीक है। सिमिलरली दीज आर प्रोटॉन्स, ये इक्विटोरियल आ गया, ये आपका एक्सियल में आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे आपके पास, ठीक है, और 2 यहाँ पे होंगे इस तरह से, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये आगे आपके मेरे सारे के सारे हाइड्रोजन आइटम्स, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सियल एक्सियल, ये आपका इक्विटोरियल, सॉरी ये वाला नहीं, ये बीच वाला इक्विटोरियल है, ये एक्सियल और ये वाला आपका एक्सियल, और हाँ दिस विल बी इक्विटोरियल, दिस विल बी एक्सियल, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, मतलब सिंपली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे दो तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक है एक्सियल, दूसरा है इक्विटोरियल। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कितने सिग्नल आने चाहिए, 2 सिग्नल आने चाहिए, वन ड्यू टू एक्सियल प्रोटॉन्स, अदर ड्यू टू दी योर इक्विटोरियल प्रोटॉन्स। बट याद रखना जो साइक्लोहेक्सेन होगा इट विल ओनली शो 1 NMR सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा NMR में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब ये सिग्नल एक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सियल भी है और इक्विटोरियल भी है, तो सिग्नल 2 आने चाहिए थे। तो याद रखना कि जो आपके पास चेयर कन्फर्मेशन होती है हमारे पास ये वाली, ठीक है, इनमें हमारे पास क्या होता है ना कि हमारे पास जो एक्सियल और इक्विटोरियल प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब आपके यहाँ पे आपके पास फ्लिपिंग होती है, मतलब रिंग फ्लिप होती है हमारे पास, ठीक है। और रिंग फ्लिपिंग आपके पास इस तरह से होती है कि आपके पास एक्सेल इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्विटोरियल एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इतनी फास्ट होती है ना आपके पास 1 सेकंड्स के अंदर में कि आप बता नहीं सकते कि कौन सा एक्सियल प्रोटॉन्स है, कौन सा आपका इक्विटोरियल प्रोटॉन्स है। इसी वजह से NMR में आपके पास एक ही सिग्नल आएगा। लेकिन जब अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता करना है कि वाकई आपके पास एक ही सिग्नल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मुझे ज़्यादा जो है आपके पास लो टेम्परेचर के ऊपर इस कंपाउंड को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर के ऊपर तो आपके पास इतनी फास्ट कन्वर्सन आपके पास ये कन्वर्जन हो रही है, तो हम लो टेम्परेचर के ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ से हम इसको आइसोलेट करते हैं, वहाँ पे पता लगता है कि हमारे पास जो है आपके पास 2 तरह के आपके पास प्रोटॉन्स जो है यहाँ से अवेलेबल है। लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके पास इन दोनों में फ्लिपिंग हो रही है और रिंग फ्लिपिंग इतनी फास्ट होती है कि आपके पास सिग्नल एक ही आता है, ठीक है। तो अब आप खुद से कोशिश करो ट्राई करने की, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड्स लो जो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जो भी आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, और उनके NMR सिग्नल निकालो। फिर इसके बाद हम इनके NMR के वैल्यूज़ के ऊपर जाएंगे कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ जो है हमारे पास कहाँ कहाँ पे लाई करेंगी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।